Hello everybody, good evening to all of you and welcome to E-Saral. This is Dr. शिवानी भार्गव। तो आज का जो हमारा सेशन है बेटा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये हम आज शुरू करेंगे और आज के सेशन में ही अपने इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो चलिए फटाफट से सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ से हमने आज शुरू करना है, ठीक है। इससे पहले तक का ये जो पूरा पार्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वेक्टर्स वगैरह, ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी सब कुछ हम अपने लास्ट क्लास में कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी अपने लास्ट सेशन में। यहाँ से हमने शुरू करना है प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो चलिए सभी लोग अपनी अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लें so we can proceed with the session। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के अंदर। कौन कौन से स्टेप हैं? सबसे पहले तो हम डीएनए को आइसोलेट करेंगे, आइसोलेशन किया डीएनए का, फिर उसका फ्रेगमेंटेशन करेंगे। डीएनए का काटने के फ्रेगमेंटेशन में कट करना पड़ेगा। कट करने के लिए क्या काम होता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से फ्रेगमेंटेशन होता है। उसके बाद उस डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को आइसोलेट करेंगे, उसके बाद उसका लाइगेशन कर देंगे वेक्टर के अंदर। फिर वेक्टर का काम क्या है? ट्रांसफर करने का। तो जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर ट्रांसफर करता है। फिर होस्ट सेल को कल्चर करोगे आप मीडियम में, जिससे कि लार्ज स्केल पर, जिससे कि आप डिजायर्ड प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट कर सके। तो ये सारी स्टेप्स हैं और इन सब का डिटेल डिस्कशन हमारे सिलेबस में है, ठीक है। क्या क्या स्टेप्स मैंने आपको बताए? सबसे पहले आप डीएनए को आइसोलेट करोगे, फिर इसका फ्रेगमेंटेशन करोगे। कट करने के काम में क्या आता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। फिर आप उस डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को आइसोलेट करोगे, फिर उसको लाइगेट कर दोगे वेक्टर के साथ, फिर इसे होस्ट सेल में ट्रांसफर कर दोगे। फिर उस होस्ट सेल को लार्ज स्केल पर कल्चर करते हैं और आपके डिजायर्ड प्रोडक्ट को आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये कैसे क्या होता है, इनका डिटेल डिस्कशन हम करते हैं। सबसे पहले तो हम आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, सबसे पहला स्टेप यही पढ़ा था ना, पहले आइसोलेट करोगे डीएनए को, फिर फ्रेगमेंटेशन करोगे उस डीएनए फ्रेगमेंट का बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो सबसे पहला स्टेप था आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, दैट इज द डीएनए। ये कैसे होता है ये हम बात करेंगे, ठीक है। सबको पता है जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म न्यूक्लिक एसिड है विदाउट एनी एक्सेप्शन। मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर, अब न्यूक्लिक एसिड डीएनए भी हो सकता है तो आरएनए भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो कह रहा है मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीएनए जो है दैट इज द जेनेटिक मटेरियल। अब हमें डीएनए को कट करना है ना, इन ऑर्डर टू कट द डीएनए, कट करने के लिए आप सबको पता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, ठीक है। इन ऑर्डर टू कट द डीएनए विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, it need to be in pure form, free from other macromolecule। वो कह रहा है कि डीएनए को कट करने के लिए कट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, ये आपको प्योर फॉर्म में चाहिए होता है, इसमें कोई और मैक्रोमोलेक्यूल नहीं होना चाहिए, शुड बी प्योर। अब देखो, सिंस द डीएनए इज एनक्लोज विद इन द मेम्ब्रेन, पता ही है आपको डीएनए मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज होता है, तो सबसे पहले आपको ब्रेक करना पड़ेगा द सेल। सबसे पहले उस मेम्ब्रेन को ब्रेक करके सेल को ओपन करेंगे, जिससे कि आप उसमें से डीएनए को निकाल सके। वी हैव टू ब्रेक द सेल ओपन टू रिलीज द डीएनए अलॉन्ग विद अदर, लेकिन ये डीएनए दूसरे मैक्रोमोलेक्यूल के साथ होगा, जैसे कि आरएनए भी होगा, प्रोटीन भी होंगे, पॉलीसैकेराइड्स और लिपिड्स, ये सब होंगे, लेकिन हमें तो प्योर फॉर्म में चाहिए होता है। दिस कैन बी अचीव्ड बाय ट्रीटिंग द बैक्टीरियल सेल या प्लांट सेल या एनिमल टिश्यू को एंजाइम जैसे कि लाइसोजाइम, बैक्टीरिया के लिए लाइसोजाइम के लिए, प्लांट सेल सेल्यूलोज से, फंगी काइटिन की बनी होती है तो काइटिनेज से ट्रीट करोगे। तो यू नो दैट जीन आर लोकेटेड ऑन लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, ये प्रोटीन के साथ इंटरवाइंड रहते हैं जैसे कि हिस्टोन। तो आरएनए को आप रिमूव कर दोगे राइबोन्यूक्लियस से ट्रीट करके, प्रोटीन को रिमूव कर दोगे प्रोटीयस से ट्रीट करके, ऐसे ही आप दूसरे मॉलिक्यूल को भी अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट से रिमूव कर दोगे, तो आपके पास प्योर डीएनए आएगा। एंड प्यूरिफाइड डीएनए अल्टीमेटली प्रिसिपिटेट आउट आफ्टर द एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चिल्ड इथेनॉल के बाद आप प्योरिफाइड डीएनए को प्रिसिपिटेट कर लेते हैं
दिस कैन बी सीन एज अ कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड इन द सस्पेंशन, सस्पेंशन पे फाइन थ्रेड के फॉर्म में आपको ये मिलता है। देखो ये वाला जो है, अब मैं आपको एक बार बता देती हूँ, ध्यान से सुनना, मैं स्क्रीन के सामने से हट रही हूँ, ये स्क्रीन आप अपने सामने देख सकते हैं और आप अपनी एनसीईआरटी ओपन कर ले। एनसीईआरटी का ही एनसीईआरटी ओपन की हुई है मैंने, पेज नंबर 201, हेडिंग दे रखा है वहां पर, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट इज द डीएनए। ध्यान से सुनना, इसने क्या बताया कि आपको पता है कि जेनेटिक मटेरियल तो सभी ऑर्गेनिज्म का विदाउट एनी एक्सेप्शन दैट इज द न्यूक्लिक एसिड, और मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इट इज द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए है। अब वो कह रहा है कि अब आपको डीएनए को कट करना है ना, इन ऑर्डर टू कट द डीएनए। डीएनए को कट किससे करेंगे, सबको पता है मॉलिक्यूलर सीजर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। तो डीएनए को कट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये आपको प्योर फॉर्म में चाहिए होता है। डीएनए दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल के साथ, जैसे आरएनए, प्रोटीन, लिपिड, ये सब होते हैं ना, इनके साथ नहीं होना चाहिए। आपको डीएनए को कट करना है तो ये प्योर फॉर्म में ही होना चाहिए। फिर उसने आपको ही बताया भाई आपका जैसे डीएनए जो है ये मेम्ब्रेन के अंदर है, तो आपको सबसे पहले उसे ब्रेक करना पड़ेगा, लेकिन डीएनए यहाँ पर प्योर फॉर्म में नहीं होगा, ये दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ में होगा। तो ये आप इसको ब्रेक कैसे करते हो, अब जैसे प्लांट सेल है या बैक्टीरियल सेल, तो अपन को पता है ना कॉम्पोजिशन क्या है। तो जैसे बैक्टीरियल सेल तो लाइसोजाइम से ट्रीट कर दोगे, प्लांट सेलुलोज का बना होता है मिली तो सेलुलोज से ट्रीट कर दोगे, फंगी में काइटिन की बनी होती है मिली तो काइटिनेज से ट्रीट कर दोगे। तो ऐसे ब्रेक होके आपने ठीक है डीएनए को निकाले, लेकिन डीएनए यहाँ पर फ्री फॉर्म में, प्यूरिफाइड फॉर्म में नहीं है। हमें तो डीएनए को प्यूरिफाइड फॉर्म में चाहिए, जो कि दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ में नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर तो लेकिन डीएनए जो है ये प्रोटीन्स के साथ सब बहुत सारी चीजें होंगी, तो भाई आरएनए को रिमूव करने के लिए आरएनएज एंजाइम से ट्रीट कर दोगे, राइबोन्यूक्लियस से, प्रोटीन को प्रोटीएज से ट्रीट कर दोगे, और ऐसे ही जो दूसरे मॉलिक्यूल है उन्हें आप अप्रोप्रिएट उससे ट्रीट करवा के इस तरीके से रिमूव हो जाएगा और अब आपको प्यूरिफाइड डीएनए मिलता है। और ये जो प्यूरिफाइड डीएनए है इसको अल्टीमेटली प्रिसिप्ट आउट करेंगे आप आफ्टर द एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल। ये लिखा है मैंने, हाईलाइट कर लेना, प्यूरिफाइड डीएनए अल्टीमेटली प्रिसिप्ट आउट आफ्टर द एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल। और आप ये ऐसे फाइन थ्रेड्स के फॉर्म में सस्पेंशन में देख सकते हैं। देखो इसे स्पूलिंग कहते हैं, ये आप फिगर 11.5 में आप देख सकते हैं, यू कैन सी स्पूलिंग, ये देखो, ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये आराम से। अब आपको ये लिख लो, जो प्यूरिफाइड डीएनए है इसको अल्टीमेटली प्रिसिप्ट आउट करेंगे विद चिल्ड इथेनॉल से, ये क्लियर। अब देखो, अब आप डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन से कट किया जाता है, तो ध्यान से सुनो। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशंस आर परफॉर्म्ड बाय, अब आप प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल को इंक्यूबेट करेंगे विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑप्टिमल कंडीशन पर फॉर दैट स्पेसिफिक, मतलब उस स्पेसिफिक एंजाइम के लिए जो ऑप्टिमल कंडीशन है उस पर। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये एम्प्लॉय किया जाता है टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। जैसे इसमें दे रखा है डीएनए आपका नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ मूव करेगा। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड विद द वेक्टर डीएनए ऑल्सो। डीएनए नेगेटिवली चार्ज है ना, तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड एनोड की तरफ मूव करता है, और ये प्रोसेस रिपीट करते हैं वेक्टर डीएनए के साथ भी। अब ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए, इसमें बहुत सारे प्रोसेस हैं। आफ्टर हैविंग कट द सोर्स डीएनए एज वेल एज द वेक्टर डीएनए, मतलब आपने सोर्स डीएनए और वेक्टर डीएनए को दोनों को एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर दिया, फिर उसके बाद क्या होता है, द कट आउट जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द सोर्स ऑफ डीएनए। फिर जो सोर्स ऑफ डीएनए से आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है आप उसे निकालेंगे, एंड द कट वेक्टर द स्पेस आर मिक्स्ड, फिर वो वेक्टर को कट करके जहां पर आप उसको लाइगेज से जोड़ देंगे। दिस रिजल्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ, इससे आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है वो, ये देखो, डीएनए आपको पता है नेगेटिवली चार्ज है, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ मूव करता है। दिस प्रोसेस रिपीटेड विद द वेक्टर डीएनए आल्सो। अब इसमें ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए में क्या क्या प्रोसेस है, आफ्टर हैविंग कट द सोर्स डीएनए, सोर्स डीएनए और वेक्टर डीएनए दोनों को आपने कट किया विद स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जीन ऑफ इंटरेस्ट को आपने उसमें से निकाल लिया, द कट आउट जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द सोर्स डीएनए। सोर्स डीएनए से जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाला, फिर कट वेक्टर पार्ट में उसको लाइगेज के थ्रू जोड़ देंगे,
एंड कट फैक्टर विद स्पेस आर मिक्स्ड एंड लाइगेज इज एडेड। लाइगेज जोड़ने के काम करेगा, इससे आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। नेक्स्ट, एज आई टोल्ड यू इन माई लास्ट लेक्चर ऑल्सो, तीसरा स्टेप जो रखा है, एम्प्लीफिकेशन करेंगे अब आप जीन ऑफ इंटरेस्ट का यूजिंग द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR टेक्निक। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मेक इट अ 5 स्टार मार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग द PCR, ये कैसे होता है देखो। इसमें दे रखा है PCR, इट स्टैंड फॉर, PCR का फुल फॉर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं आप, इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपीज ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज्ड इन विट्रो। मतलब जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी मल्टीपल कॉपीज को हम इन विट्रो फॉर्मेशन करते हैं यूजिंग 2 सेट ऑफ प्राइमर्स एंड द एंजाइम DNA पॉलीमरेज। इसकी मदद से क्या बोल रहे हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, PCR का फुल फॉर्म है, PCR स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी मल्टीपल कॉपीज का सिंथेसाइज किया जाता है इन विट्रो यूजिंग 2 सेट ऑफ प्राइमर एंड द एंजाइम। किसके थ्रू, 2 सेट ऑफ DNA प्राइमर। इसमें लिखा है स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड दैट आर द कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ DNA। वैसे 2 सेट ऑफ प्राइमर एंड द एंजाइम DNA पॉलीमरेज की मदद से। वो एंजाइम विच एक्सटेंड द प्राइमर यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन एंड द जीनोमिक DNA इफ द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ DNA। अगर आप DNA रेप्लिकेशन के प्रोसेस को कई बार रिपीट करेंगे तो द सेगमेंट ऑफ DNA कैन बी एम्पलीफाइड अप्रॉक्सीमेटली बिलियन टाइम्स, जो है एम्पलीफाई हो जाएगा। दैट इज इसका लगभग 1 बिलियन कॉपीज जो है बन जाती है। इसी तरीके का रिपीटेड एम्पलीफिकेशन इज अचीव्ड बाय द यूज ऑफ थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज। इस तरीके का रिपीटेड एम्पलीफिकेशन आप थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज के इस्तेमाल से, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज जो है ना, इसे एक बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिकस से आइसोलेट किया गया है जो हाई टेम्परेचर पर एक्टिव होता है। इंड्यूस्ड डीनेचुरेशन, जो हाई टेम्परेचर पर एक्टिव होके डबल स्ट्रैंडेड DNA का डीनेचुरेशन को इंड्यूस कर देता है। फिर जो एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट है जिसकी बहुत सारी कॉपीज बनी है, अगर वो आपको चाहिए, डिजायर्ड है, तो नाउ यूज टू लाइगेट विद अ वेक्टर, वेक्टर के साथ उसको लाइगेट कर देंगे फॉर फर्दर क्लोनिंग प्रोसीजर। दिस इज द थिंग, ठीक है। ये देखो आप, इसको दोबारा से रिपीट करूंगी, PCR। इसके 3 स्टेप्स हैं एक्चुअली, मैं इनका तो सारा आपको अलग तरीके से करवा दूंगी। डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन, आई विल गिव यू द डिटेल्स अबाउट द सेम, ठीक है। अब देखो क्या बता रहा है, मैं बताती हूँ आपको। आप यहाँ पर है बेटा PCR का, एक तो यहाँ पर ही देख लेना, एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट का वो पूरा दे रखा है। PCR इट इज़ द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें थोड़ा सा मैं आपको इसके अलावा बताऊंगी कि डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन से क्वेश्चन आता है, किस टेम्परेचर पर क्या होता है, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है बेटा यहाँ से, तो हम इसको उसी तरीके से कर लेंगे। इसमें उतना नहीं दे रखा है, मैं आपको बता देती हूँ। PCR जो है इट इज़ अ मेथड, PCR एपेंड्रॉफ ट्यूब में होता है। सबसे पहले एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग PCR लिख लिया। कैरी मुलिस ने इस टेक्निक को इन्वेंट किया था, दिस टेक्निक, PCR टेक्निक। इसमें साइंटिस्ट का नाम देख लो यार, ये मैं आपको साइड में लिखवा दूंगी, ये इतने अच्छे से नहीं दे रखा है NCERT में इसलिए। एंड एज आई टोल्ड यू कि ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड फ्रीक्वेंसी से बनता है, ठीक है। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। PCR एक्चुअली है क्या, इट इज़ अ मेथड ऑफ एम्पलीफाइंग अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ DNA मॉलिक्यूल विदाउट द रिक्वायरमेंट फॉर टाइम कंज्यूमिंग क्लोनिंग प्रोसीजर, ठीक है। PCR क्या है, इट इज़ अ मेथड ऑफ एम्पलीफाइंग, इट इज़ अ मेथड ऑफ एम्पलीफाइंग। PCR जो है
is a method for amplifying specific region of इसमें आप स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल को एम्पलीफाई कर लेते हैं विदाउट द रिक्वायरमेंट, इट्स अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल विदाउट द रिक्वायरमेंट फॉर टाइम कंज्यूमिंग क्लोनिंग प्रोसीजर. स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल without requirement of time consuming cloning procedure. ये होता है. ठीक है, पहले आप लिख लो, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. पीसीआर एपेंड्रॉफ ट्यूब में होता है. ठीक है, इसमें क्या होता है देखो, यूजिंग पीसीआर टेक्निक, ये भी लिख लो, पीसीआर रिएक्शन टेक प्लेस इन एपेंड्रॉफ ट्यूब. पीसीआर रिएक्शन टेक प्लेस इन एपेंड्रॉफ ट्यूब. आप पीसीआर से क्या करते हो, आपके पास अगर छोटा सा सैंपल ऑफ डीएनए भी आपको सीमेन से, हेयर से, ब्लड सैंपल से एक छोटा सा सैंपल भी अगर आपको मिल जाता है, यूजिंग पीसीआर टेक्निक, वेरी लो कंटेंट ऑफ डीएनए अवेलेबल फ्रॉम सैंपल ऑफ ब्लड और सेमेन और एनी अदर टिश्यू और हेयर सेल, इसको आप कई गुना एम्पलीफाई कर सकते हैं. कैन बी एम्पलीफाइड मेनी टाइम्स एंड एनालाइज्ड. लिखो, वेरी लो कंटेंट ऑफ डीएनए यूजिंग पीसीआर टेक्निक. क्या होता है, यूजिंग पीसीआर टेक्निक वेरी लो कंटेंट ऑफ डीएनए, अगर ये आपको मिल जाए, अवेलेबल फ्रॉम सैंपल ऑफ ब्लड, semen, hair cell और any other tissue, तो आप इसको एम्पलीफाई कर सकते, कैन बी एम्पलीफाइड यूजिंग द पीसीआर टेक्निक एंड एग्जामिन्ड. आप उसे एग्जामिन कर सकते हैं, मतलब उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं. एक छोटा सा कंटेंट ऑफ डीएनए भी मिल जाए तो आप पीसीआर टेक्निक के थ्रू उसे एग्जामिन कर सकते हैं. ठीक है, इन दिस टेक्निक टाक पॉलीमरेज एंजाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, टाक पॉलीमरेज इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस. क्या यूज होता है इन दिस टेक्निक, टाक पॉलीमरेज का इस्तेमाल किया जाता है. In this process, this is the another keyword, टाक पॉलीमरेज, इसका इस्तेमाल होता है. ठीक है, टाक पॉलीमरेज अपन ने यहाँ पर भी पढ़ा था, ये तो एनसीईआरटी में, पर हम उसका सिंप्लीफाइड नोट्स बना रहे. टाक पॉलीमरेज का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, टाक पॉलीमरेज एंजाइम इज यूज्ड इन पीसीआर विच इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम. टाक पॉलीमरेज जो पीसीआर में यूज होता है, स्पेशल टाइप का डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है विच इज रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर. ये लिख लो, ये स्पेशल टाइप का टाक पॉलीमरेज जो है ना, इट इज अ special type of DNA polymerase enzyme which is resistant to high temperature. हाई टेम्परेचर के लिए
रेजिस्टेंट होता है बेटा ये, विच इज रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर। ये थर्मस एक्वेटिकस, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरियम। ठीक है, ये टाक पॉलीमरेज जो है इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरियम, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिख लो। टाक पॉलीमरेज टाक पॉलीमरेज isolated from thermus aquaticus बैक्टीरियम, इससे इसे आइसोलेट किया जाता है। ठीक है, अब वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। आप इस डायग्राम में तो देख सकते हैं, ये देखो मेन स्टेप्स इन पीसीआर, एक है डीनेचुरेशन, एक है एनीलिंग और एक है एक्सटेंशन। ये 3 स्टेप्स आप देख पा रहे हैं। डीनेचुरेशन में क्या होता है, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है इसको आप लगभग 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखोगे, सो द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बिकम सिंगल स्ट्रैंडेड और ईच सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फंक्शन एज अ टेम्पलेट। डीनेचुरेशन जो पहला स्टेप है, 3 मेन स्टेप्स इन पीसीआर। सबसे पहला स्टेप है डीनेचुरेशन, जो कि 98 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है। इसमें क्या करते हो आप, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए placed at 98 degree Celsius, so it become single stranded and act as template। ये होता है पहला स्टेप। ठीक है, ये देखो डीनेचुरेशन, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था आपका, इसको हीट लगभग 98 डिग्री सेल्सियस पर रखा, तो जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है इट बिकम द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, और जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है इट एक्ट एज अ टेम्पलेट, ये होता है। तो डीनेचुरेशन, सॉरी 94 डिग्री है बेटा, 98 किया है ना, 94 कर लो। ठीक है, हाई टेम्परेचर पर रखोगे आप। ये आप देखो, इसमें मैंने यही लिख दिया डीनेचुरेशन के बारे में। पहला स्टेप जो डीनेचुरेशन था ये 94 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल को आपने 94 डिग्री सेल्सियस पर रखा, तो सब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बिकम सिंगल स्ट्रैंडेड और ईच सिंगल स्ट्रैंडेड जो है डीएनए फंक्शन एज अ टेम्पलेट हो गया। दूसरा स्टेप होता है एनीलिंग। एनीलिंग आपका 54 डिग्री पर होता है, ये कूलिंग भी बोलते हैं। अब इसमें क्या करेंगे इन दिस प्रोसेस, जो 2 प्राइमर डीएनए है, आप देखो 5:3 और वो उधर आप देख सकते हो, ये 3 स्ट्रैंड पर ये 2 प्राइमर जो है ये अटैच हो जाते हैं। ठीक है, एनीलिंग को आप लिख दो, एनीलिंग जो दूसरा स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है एनीलिंग, या फिर इसे आप कहते हैं कूलिंग। इसमें टेम्परेचर लिख लो, ये कितने डिग्री पर हो रहा है, 54 डिग्री पर। इसमें 2 डीएनए प्राइमर अटैच हो रहे इन दिस प्रोसेस। इन दिस स्टेप 2 प्राइमर डीएनए आर अटैच एट 3 एंड ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। 2 प्राइमर डीएनए in this step two primer DNA attach at 3 end of single स्ट्रैंडेड डीएनए। ये दूसरा स्टेप आप देख सकते हो डायग्राम में, 2 प्राइमर अटैच किए मैंने 3 एंड पर।
तो अनीलिंग मतलब कूलिंग भी है, 54 डिग्री पर हो रहा है। हो क्या रहा है, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हो और हमने लिख भी लिया, 2 प्राइमर डीएनए आर अटैच्ड एट 3 एंड ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसके बाद तीसरा स्टेप होता है एक्सटेंशन, जो कि 72 डिग्री पर होता है। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है, टाक पॉलीमरेज एंजाइम जो आप देख भी सकते हैं, टाक पॉलीमरेज एंजाइम जो है इट सिंथेसाइज द डीएनए स्ट्रैंड ओवर टेम्पलेट। ये डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करता है ओवर द टेम्पलेट डीएनए। ठीक है, ओके। एक्सटेंशन 72 डिग्री पर होगा। टाक पॉलीमरेज एंजाइम सिंथेसाइज डीएनए स्ट्रैंड ओवर टेम्पलेट। तीसरा स्टेप एक्सटेंशन 72 डिग्री पर। व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर in this step, टाक polymerase synthesize। ठीक है, टाक पॉलीमरेज जो है डीएनए टेम्पलेट के ऊपर इट synthesize DNA strain over template. It synthesize DNA strain over template। ठीक, तो अभी जितना पढ़ा है ना मैंने पीसीआर के बारे में, ये देखो साइड में से आप ये सब बेटा यही लिखते जाना। वैसे एनसीईआरटी आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं बोलेंगे, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन सब दे रखा है, ये पढ़ ही नहीं सकते इसके बिना, लेकिन उसने एक्सप्लेन नहीं किया लैंग्वेज फॉर्मेट में, वो हमने यहाँ पर देख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है वो कि सिंपल सी चीज बताई, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट की बात करें अगर हम, ध्यान से देख लेना यहीं से, ये एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट की हम बात कर रहे हैं। तो पीसीआर सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर को इन्वेंट किसने किया, कैरी मुलिस ने। पीसीआर एक्चुअली होता क्या है, आप एक स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए को एम्प्लीफाई कर सकते हैं विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम कंज्यूमिंग क्लोनिंग प्रोसीजर। एम्प्लीफिकेशन का एक तरीका है पीसीआर, दैट इज द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये एपेंड्रॉफ ट्यूब में होता है। पीसीआर टेक्निक की मदद से अगर आपको ब्लड सैंपल से या फिर सीमेन से फिर एक बाल का एक टुकड़ा भी मिल जाए या कोई भी टिश्यू मिल जाए छोटा सा भी, तो अगर वो सैंपल डीएनए सैंपल अगर आपको वहां से मिलता है तो आप उसे कई गुना एम्प्लीफाई कर सकते हैं एग्जामिन करने के लिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीसीआर दैट इज द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस प्रोसेस के अंदर आप टाक पॉलीमरेज एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। एक स्पेशल टाइप का पॉलीमरेज एंजाइम है जो कि हाई टेम्परेचर के लिए रेजिस्टेंट होता है। ये क्वेश्चन भी आ रखा है, टाक पॉलीमरेज थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरियम से आइसोलेट किया गया है, क्वेश्चन आता है। अब जो 3 मेन स्टेप हैं इसके अंदर, दैट इज डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन। सबसे पहले डीनेचुरेशन की बात करें, हाई टेम्परेचर पर होता है, हीटिंग होता है एक्चुअली। हाई टेम्परेचर 94 डिग्री सेल्सियस पर आप डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को रखेंगे। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को जब आप इतने हाई टेम्परेचर पर रख रहे हो तो इट बिकम सिंगल स्ट्रैंडेड, डीनेचुरेशन हो गया। और जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है इट फंक्शन एक्ट एज अ टेम्पलेट हो गया। उसके बाद दूसरा स्टेप है एनीलिंग, दैट इज द कूलिंग, जो 54 डिग्री पर होता है। इसमें क्या होता है, आप 2 प्राइमर डीएनए को इन दिस स्टेप 2 प्राइमर डीएनए अटैच एट 3 एंड ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये आप देख सकते हैं 3 एंड पर 2 प्राइमर डीएनए को अटैच कर दिया। तीसरा स्टेप है एक्सटेंशन, 72 डिग्री पर होता है। इसमें टाक पॉलीमरेज एंजाइम, देख लो आप टाक पॉलीमरेज का इस्तेमाल हो रहा है। टाक पॉलीमरेज एंजाइम जो है ये डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कर रहा है। ये देखो, इट फॉर्म द डीएनए स्ट्रैंड ओवर द टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये होता है एक्सटेंशन के अंदर। 30 साइकिल के बाद आपको जितना एम्प्लीफिकेशन, लगभग 1 बिलियन टाइम्स इसका एम्प्लीफिकेशन यहाँ पर हो गया है। तो ये तीनों स्टेप, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन, ये हम पढ़ चुके। ठीक है, ये पूरा अपन ने कर लिया। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। ये कैसे होता है, ठीक बच्चे, इंसर्शन ऑफ
रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल, ये हम डिस्कस करेंगे। पीसीआर की तीनों मेन स्टेप से अधिकतर जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये यहाँ से डीनेचुरेशन में क्या हो रहा है, अनीलिंग में क्या हो रहा है, एक्सटेंशन में क्या हो रहा है, टाक पॉलीमरेज का एंजाइम का यूज़ होता है, और ये थर्मस एक्वेटिकस से आइसोलेट किया गया है, और ये रेजिस्टेंट टू टेम्परेचर, रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर है। बस ये अधिकतर क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। ठीक है, अब ये पढ़ना है अपन ने, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आप होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कैसे करोगे? देखो बेटा क्या कह रहा है वो, देयर आर सेवरल मेथड्स, बहुत तरीके हैं, ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लाइगेटेड डीएनए इनटू द रेसिपिएंट सेल। रेसिपिएंट सेल के अंदर लाइगेटेड डीएनए को इंट्रोड्यूस करने के कई तरीके हैं। रेसिपिएंट सेल को आप कॉम्पिटेंट बना देंगे। पहले कॉम्पिटेंट कैसे बनाया था, डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। टू टेक अप डीएनए प्रेजेंट इन इट्स सराउंडिंग। तो अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए के पास मान लो जीन है फॉर रेजिस्टेंट टू एन एंटीबायोटिक, जैसे कि एम्पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, इसे आप ट्रांसफर करेंगे ई कोलाई के अंदर, तो होस्ट सेल या आपका एम्पेनिसिलिन रेजिस्टेंट सेल में ट्रांसफॉर्म हो गया। इफ वी स्प्रेड द ट्रांसफॉर्म्ड, अब अपन इसे अगर प्लेट कंटेनिंग पेनिसिलिन पर स्प्रेड करते हैं तो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट जो एम्पेनिसिलिन रेजिस्टेंट था वही ग्रो कर पाएंगे, अनट्रांसफॉर्म्ड रेसिपिएंट सेल विल डाई। तो सिंस ड्यू टू एम्पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जीन वन इज एबल टू सिलेक्ट अ ट्रांसफॉर्म्ड सेल इन द प्रेजेंस ऑफ एम्पेनिसिलिन, इसको आप कहते हैं सिलेक्टेबल। तो एम्पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इन दिस केस ये हो गया आपका सिलेक्टेबल मार्कर। रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट आपको पता लग जाएगा ना, क्योंकि जो एम्पेनिसिलिन रेजिस्टेंट होगा वही तो इससे निकलेगा। अब मैंने आपको कल बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई थी, ये मैं आपको बता देती हूँ कि इसका पूरा मतलब क्या है। ये तो आपके एनसीईआरटी का जो सार जो यहाँ पर दे रखा है, लेकिन इसका जो पूरा डिटेल्ड है ना, मैं स्क्रीन के सामने से हट के आपको बता रही हूँ। देखो, अब जीन ट्रांसफर जो है ना, इसके कई तरीके हैं, ये हमने पहले भी पढ़ चुके, जैसे कि इनडायरेक्ट मेथड है और कुछ डायरेक्ट और वेक्टरलेस ट्रांसफर मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड में बात करूँ तो बहुत सारे तरीके हमने, जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन से, ट्यूमर फैक्टर से वगैरह, वो सब चीज़ें हम लोगों ने देख ली। ठीक है, और भी कई चीज़ें तरीके से देखी थी ना अपन ने देखा था रिकॉम्बिनेंट डीएनए कॉन बी फोर्स, वो इंक्यूबेटिंग, वो 42 डिग्री सेल्सियस हीट शॉक देते थे, फिर इसको आइस पर रखते थे। कल की क्लास में पढ़ा था, ये सब जीन ट्रांसफर के ही तो तरीके हैं। प्लांट सेल में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन वो रिट्रोवायरस से एनिमल के अंदर। ठीक है, अपन ने माइक्रो इंजेक्शन, पार्टिकल गन्स, ये सब तरीके देखे थे ना जीन ट्रांसफर के, ऑलरेडी लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। ये देखो, ये देखो, मैं आपको बताती हूँ, कल की क्लास में पढ़ाया था मैंने। ये रहा, ये माइक्रो इंजेक्शन, बायोलिस्टिक, डिसार्म्ड पैथोजन से ये हीट शॉक, और फिर इसको ये आइस पर रखना, ये सब तरीके देखे थे ना अपन ने। ये कॉम्पिटेंट ही तो बना रहे थे होस्ट को। ये देखो हेडिंग वही है ना, कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये तरीके का डिटेल मुझे जानने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी मैं अपनी लास्ट क्लास में आपको पढ़ा चुकी है ना। ये जो पहली लाइन है इसका सार, देयर आर सेवरल मेथड फॉर इंट्रोड्यूसिंग द लाइगेंड डीएनए इनटू द रेसिपिएंट सेल। रेसिपिएंट सेल आफ्टर मेकिंग देम कॉम्पिटेंट टू रिसीव टू टेक अप द डीएनए इन इट्स सराउंडिंग। कॉम्पिटेंट कैसे बनता है, वो सारे तरीके, बायोलिस्टिक, जीन गन, माइक्रो इंजेक्शन, वो इलेक्ट्रोपोरेशन, सारा डिटेल डिस्कस कर चुके। अब वो कह रहा है ट्रांसफॉर्मेंट का सिलेक्शन कैसे हो रहा है, तो सिलेक्शन बाय टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। कैसे, देखो मैंने आपको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन वाली राम कहानी बताई तो थी। आपने एक फॉरेन डीएनए को बाम H1 साइट पर रखा था टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पर, याद आ रहा होगा ना पूरा। तो यही तो ये कह रहा है कि एक में तो अगर आपने इफ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उसके पास एंटीबायोटिक एम्पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है मान लो, ठीक है, वो अगर आपने डाला है, अब आप इसे अगर प्लेट कंटेनिंग एम्पेनिसिलिन ओनली, उस पर अगर आप ग्रो कराते हैं तो सिर्फ जो ट्रांसफॉर्म्ड वन है जिसमें एम्पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है वो तो ग्रो कर जाएगा, जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है, मतलब जिसके पास एम्पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जीन नहीं है, वो नहीं ग्रो कर पाएगा ना, वो डाई हो जाएगा वहाँ पर। तो ऑब्वियस सी बात है, तो इस केस में इंसर्शनल इनएक्टिवेशन वो सब पढ़ा चुकी मैं आपको ना। तो आप इस तरीके से, सो ड्यू टू द एम्पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जीन वन इज एबल टू सिलेक्ट द ट्रांसफॉर्म्ड सेल। ट्रांसफॉर्म्ड सेल को आप इन प्रेजेंस ऑफ एंसिलिन पता कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉरेन जीन प्रोडक्ट कैसे मिलता है, ये वाला कहानी पढ़ेंगे, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, ये पूरा डिटेल डिस्कशन हम करेंगे। फिर बस ये इतना सा सेक्शन बचा है अपना।
ये वाला सेक्शन, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। नेक्स्ट स्टेप जो है ये कैसे मिलता है, तो देखो वो कह रहा है, एनसीईआरटी पढ़ाती हूँ, व्हेन यू इंसर्ट अ पीस, आपने जब अ पीस ऑफ एलियन डीएनए को क्लोनिंग वेक्टर में डाला, व्हेन यू इंसर्ट अ पीस ऑफ एलियन डीएनए इनटू ए क्लोनिंग वेक्टर, और फिर आप इसे ट्रांसफर कर देंगे इनटू बैक्टीरियल, प्लांट और एनिमल सेल। ठीक है, आप जब पीस ऑफ एलियन डीएनए को क्लोनिंग वेक्टर में डालते हैं और फिर इसे आप ट्रांसफर कर देते हैं बैक्टीरियल, प्लांट और एनिमल सेल में, द एलियन डीएनए गेट मल्टीप्लाइड। अब एलियन डीएनए का मल्टीप्लिकेशन होगा। इन ऑलमोस्ट ऑल द रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी अल्टीमेट एम क्या होता है, डिजायरेबल प्रोटीन को प्रोड्यूस करना। हैंस देयर इज ए नीड फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू बी एक्सप्रेस्ड। तो फॉरेन जीन को एक्सप्रेस करते हैं अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। द एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन इन होस्ट सेल इन्वॉल्व, इसमें कुछ टेक्निकल डिटेल्स चाहिए। वो क्या होता है, आफ्टर हैविंग क्लोन द जीन ऑफ इंटरेस्ट, आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्लोन किया एंड ऑप्टिमाइज द कंडीशन टू इंड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ द टारगेट प्रोटीन। आपको उसको लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करना है मान लो, तो क्या करोगे, इफ एनी प्रोटीन एनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस इन ए हेटेरोलोगस होस्ट, इसे आप कहते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। द सेल हार्बरिंग द क्लोन्ड, जिस सेल में क्लोन्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको आप स्मॉल स्केल पर लेबोरेटरी में ग्रो करते हैं। द कल्चर में बी यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग द डिजायर्ड प्रोटीन, और उसको प्यूरिफाई करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल इसमें आप करते हैं। फिर ये जो सेल है इसको आप एम्पलीफाइड करेंगे, मतलब इसका नंबर इंक्रीज करेंगे कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम में। वहां पर इस मीडियम को ड्रेन आउट करेंगे एक साइड से, और दूसरी तरफ से आप फ्रेश मीडियम ऐड करते रहेंगे फ्रॉम द अदर टू मेंटेन, जिससे कि आप सेल को फिजियोलॉजिकली एक्टिव यानी कि एक्सपोनेंशियल फेज में बना सकें। इस तरीके का कल्चरिंग मेथड प्रोसीजर प्रोड्यूस अ लार्ज बायोमास लीडिंग टू हायर यील्ड ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन। मतलब एक तरफ से तो आप निकाल रहे हो मीडियम को, ये देखो, वेयर द यूज्ड मीडियम को एक तरफ से ड्रेन आउट कर रहे हो आप, और दूसरी साइड से आप फ्रेश मीडियम को ऐड करते जा रहे हो, जिससे कि ये मोस्ट एक्टिव फेज में रहे, हमेशा फिजियोलॉजिकल एक्टिव फेज में रहे। ठीक है, इस तरीके के कल्चरिंग मेथड से आप लार्ज बायोमास का प्रोडक्शन, लार्ज बायोमास लीडिंग टू हायर यील्ड ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन। स्मॉल वॉल्यूम कल्चर जो है कैन नॉट यील्ड अप्रिशिएबल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, उतना अमाउंट में नहीं निकलता है। लार्ज क्वांटिटी में अगर आपको प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है तो बायो रिएक्टर्स का डेवलपमेंट उसके लिए किया गया। वहां पर लार्ज वॉल्यूम 100 से 1000 लीटर का कल्चर है, कैन बी प्रोसेस्ड बाय रिक्वायर्ड। 10 बायो रिएक्टर कैन बी थॉट एज, ये वेसल है जिसमें रॉ मटेरियल जो है ये बायोलॉजिकली कन्वर्ट हो जाता है स्पेसिफिक प्रोडक्ट में, इंडिविजुअल एंजाइम एक्सेट्रा यूजिंग द माइक्रोबियल प्लांट, एनिमल और ह्यूमन सेल। बायोरिएक्टर ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड करता है डिजायर्ड प्रोडक्ट को अचीव करने के लिए। उसमें ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन होती है, चाहे वो टेम्परेचर की बात हो, पीएच हो, सबस्ट्रेट हो, साल्ट हो, विटामिन हो और ऑक्सीजन हो। मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर स्टीयरिंग टाइप है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये स्टीयरिंग टाइप बायोरिएक्टर है, ये स्टैगर्ड स्टीयर्ड बायोरिएक्टर दे रखा है। स्टीयर्ड टैंक के बारे में दे रखा है, ये मैं आपको यहाँ से सामने से हटके अपने हिसाब से मैं कुछ वर्बली डिक्टेट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हमने बात की तो पहली लाइन एनसीईआरटी की है कि व्हेन यू इंसर्ट अ पीस ऑफ एलियन डीएनए इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर, जब आप एक एलियन डीएनए के पीस को क्लोनिंग वेक्टर में डाल के इसे ट्रांसफर करते हो किसी भी बैक्टीरियल, प्लांट या एनिमल सेल में, तो क्या है, जिस एलियन डीएनए को आपने इंसर्ट किया था ना, द एलियन डीएनए, आप देखो वही एनसीईआरटी की लाइन, द एलियन डीएनए गेट मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई करेगा। और अधिकतर ऑलमोस्ट ऑल द रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के अंदर अल्टीमेट एम क्या है आपका, कि आपका जो डिजायर प्रोटीन है, द अल्टीमेट एम इज टू प्रोड्यूस अ डिजायरेबल प्रोटीन। ठीक है, तो हैंस देयर इज ए नीड फॉर द, तो हमें क्या चाहिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। हैंस देयर इज ए नीड फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू बी एक्सप्रेस्ड। तो फॉरेन डीएनए को एक्सप्रेस करने के लिए आपको अप्रोप्रिएट कंडीशंस चाहिए होती हैं। द एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन डीएनए इन होस्ट सेल इन्वॉल्व अंडरस्टैंड, बहुत सारी टेक्निकल डिटेल्स चाहिए। वो क्या है, तो इसमें ये दे रखा है,
तो एनसीईआरटी लिखा आफ्टर हैविंग द क्लोन्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जैसे ही आपको क्लोन जीन ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और ऑप्टिमम कंडीशन मिली उसको एक्सप्रेशन के लिए, फिर आप इसे लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन व्हेन देयर इज ए नीड ऑफ मतलब लार्ज स्केल प्रोडक्शन की जरूरत क्यों होगी? अगर कोई भी प्रोटीन एनकोडिंग जीन को आप हीट्रोलोगस होस्ट के अंदर एक्सप्रेस करते हैं तो इसे आप कहते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। एंड द सेल हार्बरिंग द क्लोन्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिस सेल में क्लोन जीन ऑफ इंटरेस्ट है आप उसे स्मॉल स्केल पर ग्रो कराएंगे लेबोरेटरी के अंदर। द कल्चर में बी यूज, फिर आप कल्चर का इस्तेमाल करते हैं डिजायर्ड प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। बहुत सारे प्यूरिफिकेशन सेपरेशन टेक्निक्स हैं, उनके थ्रू आप डिजायर्ड प्रोटीन को निकाल लेंगे एंड देन प्यूरिफाइंग इट बाय यूजिंग द सेपरेशन टेक्निक। अब ये कह रहा है कि जो सेल भी, तो द सेल कैन ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड इन अ कंटिन्यूअस कल्चर मीडियम। वो कैसे, तो उसने बताया कि भाई जो यूज कल्चर है उसे एक तरफ से आप निकालते जाओ और फ्रेश मीडियम को दूसरी तरफ से ऐड करते जाओ, जिससे कि सेल जो है हमेशा अपने फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव यानी कि लॉग एक्सपोनेंशियल फेस में रहेगा। इस तरीके का कल्चरिंग मेथड जो है एक लार्ज बायोमास का प्रोडक्शन करेगा, लीडिंग टू द हायर यील्ड ऑफ, मतलब इससे आपको ज़्यादा अमाउंट में डिजायर्ड प्रोटीन मिल जाएगा। ठीक है, अब ये बायो रिएक्टर्स के बारे में उसने बता दिया। ठीक है, कि भाई ये सूटेबल कंडीशन है, टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, वाइटामिन, ऑक्सीजन। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायो रिएक्टर्स जो हैं आपके, ये एक तो स्टिरिंग टाइप बायो रिएक्टर है, सिंपल स्टिल्ड, और एक स्पैज्ड स्टिरिंग। ये आप देख सकते हैं दोनों, ये सिंपल स्टिल्ड टैंक बायो रिएक्टर ए वाला और बी वाला जो है ये स्पैज्ड टैंक बायो रिएक्टर है। अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल दे रखी है, वो मैं आपको यहाँ से करवा देती हूँ। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ कि क्या दे रखा है। इसके बाद हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग पढ़ेंगे। ठीक है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और ये स्टिर्ड टैंक बायो रिएक्टर और इनके बारे में भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं बेटा। ठीक है, देखो ये डायग्राम जो है ना ए वाला, दिस इज अ सिंपल स्टिर्ड टैंक बायो रिएक्टर। अ स्टिर्ड टैंक रिएक्टर, जो स्टिर्ड टैंक रिएक्टर है, इज यूजुअली सिलेंड्रिकल और विद अ कर्व्ड बेस। ये आप देखो, यू कैन क्लियरली सी इन दिस डायग्राम, इसका बेस तो मैंने ऐसे कर्व्ड बनाया है और इसका ऐसे ये है। जब कर्व्ड बेस होता है ना किसी, तो मिक्सिंग अच्छे से होती है उसमें, ये फायदा होता है कर्व्ड बेस का। किसी भी चीज का बेस में कर्विंग होगी तो मिक्सिंग अच्छे से होती है एज कंपेयर टू द फ्लैट बेस, इसमें मिक्सिंग उतनी अच्छे से नहीं होती। तो देखो उसने पहला ही जो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, अ स्टिर्ड टैंक रिएक्टर यूजिंग सिलेंड्रिकल विद अ कर्व्ड बेस, जिससे कि टू फैसिलिटेट द मिक्सिंग ऑफ द रिएक्टर कंटेंट, रिएक्टर कंटेंट की मिक्सिंग बढ़िया से होती है कर्व्ड बेस में। ठीक है, द स्टिरर फैसिलिटेट इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायो रिएक्टर, इसमें ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है थ्रू आउट द बायो रिएक्टर। ठीक है, आ जाओ। द स्टिरर जो है, व्हाट डज इट डू? द स्टिरर फैसिलिटेट द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द बायो रिएक्टर। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली एयर कैन बी बबल्ड, ऑल्टरनेट एयर को बबल करते रहते हैं अपन through the reactor. If you look at the figure closely, you can see the bioreactor has an agitator system. इसमें एक agitator system है, ठीक है, and oxygen delivery system है, and a foam control system है, एक temperature control system है, एक pH control system और sampling pot है, जिससे कि small volume of culture को आप periodically withdraw कर सकें। देखो ये sterile air यहाँ से enter हो रही है, ये यहाँ पर कल्चरिंग, इसे मिक्सिंग होती है, ये फोम ब्रेकर है ऊपर, झाग में फोम ब्रेक करने के लिए। ये देखो एसिड बेस फॉर पीएच कंट्रोल, ये मोटर होती है, स्टीम फॉर द स्टेरलाइजेशन, यहाँ पर से स्टीम पूरा आपका निकलता रहता है। ये इस तरीके का होता है। डायग्राम भी देख लो, आपको क्लियर होना चाहिए स्टिर्ड टैंक बायो रिएक्टर का, ध्यान से देख लो, मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ। स्टिर्ड टैंक बायो रिएक्टर की खासियत जो उसने बताई है, क्या बताया कि एक तो ये डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा है, मैं सामने से इसलिए हट गई, आप एनसीईआरटी भी ओपन करके देख सकते हो बेटा। नीचे का आप बेस देखोगे स्टिर्ड टैंक बायो रिएक्टर का, ठीक है, तो आप देखो कि इसमें सिलेंड्रिकल बेस है, सिलेंड्रिकल और कर्व, जिससे कि मिक्सिंग बहुत अच्छी से हो जाएगी थ्रू आउट द बायो रिएक्टर। ठीक है, अल्टरनेटिवली एयर कैन बी बबल्ड थ्रू
द रिएक्टर। बायोरिएक्टर के पास एक तो एजिटेटर सिस्टम है, ठीक है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है इसके पास, और क्या है, फोम कंट्रोल सिस्टम है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है, यू कैन सी पीएच कंट्रोल सिस्टम है, एंड सैम्पलिंग पॉट है जिससे कि स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर कैन बी विड्रॉन पीरियोडिकली। ये लिखा है पूरा, क्या क्या चीज है ये दे रखा। एजिटेटर सिस्टम है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है, फोम कंट्रोल सिस्टम है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है, पीएच कंट्रोल सिस्टम और सैम्पलिंग पॉट है जिससे कि स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर कैन बी विड्रॉन पीरियोडिकली। आप ये देख सकते हैं मिक्सिंग के लिए इस तरीके की ब्लेड है, ऐसे कल्चर फ्लो ऐसे मिक्सिंग हो रही है, ऊपर फोम ब्रेकर है, ये फोम आएगा तो ये फोम ब्रेक कर देगा, मोटर से चलता रहता है, स्टेराइल लेयर यहाँ से होता है, देयर इज अ स्टीम फॉर एसिड बेच फॉर पीयर कंट्रोल, इस तरीके से है, ठीक है, क्लियर है। इसमें सिलेंड्रिकल बेसिस में ये पूरा फ्लैट एस्पैगर्ड टैंक बायोरिएक्टर के अंदर इसमें दे रखा है। क्लियर हो गया बेटा, दैट्स ऑल। स्टिर्ड का ही आपको डिटेल है, बाकी फिर डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग दे रखा है। एज आई टोल्ड यू, ये भले ही 4 लाइन का है, ठीक है, लेकिन बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। ये मैं आपको यहाँ से ही करवा देती हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया ना बच्चों। ये स्टिल्ड टैंक बायोरिएक्टर का पूरा डिटेल्ड आप देख लेना क्या क्या होता है, सिलेंड्रिकल और ये वाला बेस वाला, ठीक है। फॉरेन जी में वो मल्टीप्लिकेशन करके वो पूरी टेक्निक्स अपन ने पहले ही देख ली थी, ठीक है, कैसे फ्रेश मीडियम को ड्रेन आउट करते रहते हो। इसमें ये इसका ये जो पीसीआर का जो मेनली था, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसको मैंने यहीं लिखा दिया। लैंग्वेज इतना वो नहीं है, इसमें सिर्फ डायग्रामेटिकली दे रखा है। हो सकता है आपको लैंग्वेज बिना पढ़े उतने अच्छे से डायग्राम क्लियर ना हो, बट एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट सेशन ऑल्सो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अफोर्डेबल नहीं है छोड़ना या फिर कुछ भी मिस्टेक कमिट करना। रिपीटेड फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन आता है, तो मैंने आपको यहीं लिखवा दिया, ठीक है। आ जाओ, ये देख लेते हैं। ये हो गया स्टिल्ड और स्पैगर्ड टाइप। डायग्राम आ जाए तो आप कर सकते हो, इसी से कर लोगे। इसमें तो सिलेंड्रिक कर्व्ड बेस था, मिक्सिंग अच्छे से होती है सिंपल स्टिल्ड टैंक में। डायग्राम आ जाए, स्पैर्ज्ड स्ट्रिंग टैंक बायोरिएक्टर थ्रू विच स्टेराइल एयर बबल आर स्पार्ज्ड, ये आप देख सकते हैं, गैस एंटरटेन हो रहा है। ये इसे इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर, ये स्पार्ज्ड टैंक का डायग्राम आ जाए तो दोनों में आप डिफरेंस कर पाओ, ना होना चाहिए, ठीक है। लास्ट टॉपिक है बेटा, as I told you this is very very important from your examination point of view, downstream processing। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 लाइन सारी नहीं है इसमें पढ़ने के लिए, बट क्वेश्चन आता है नीट में, रिसेंट ईयर्स में भी पूछा गया है, सो भूलने लायक चीज़ें नहीं है ये। देखो बच्चों, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बायोसिंथेटिक स्टेज, जो प्रोडक्ट है हैज़ टू बी सब्जेक्टेड थ्रू अ सीरीज ऑफ, मतलब मार्केटिंग में आने से पहले, बिफोर इट इज रेडी फॉर मार्केटिंग एज फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो इस प्रोसेस में क्या क्या होता है, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन आता है। दिस प्रोसेस इंक्लूड सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, इसी को आप कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। मतलब प्रोडक्ट बन गया ना, ये कह रहा है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बायोसिंथेटिक स्टेज, बायोसिंथेटिक स्टेज के कंप्लीशन के बाद द प्रोडक्ट हैज टू बी सब्जेक्टेड थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेस बिफोर इट इज रेडी फॉर मार्केटिंग। मतलब एज अ फिनिश प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होने से पहले भी कुछ सीरीज ऑफ प्रोसेस है जिनके थ्रू प्रोडक्ट को जाना पड़ता है। वो जो सीरीज ऑफ स्टेप उसी को डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं। इसमें एक्चुअली दिस प्रोसेस इंक्लूड सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन आता है, इसे आप कलेक्टिवली कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। द प्रोडक्ट हैज़ टू बी फॉर्मुलेटेड। अब आपने जो बनाया है प्रोडक्ट, ये ज़रूरी नहीं है कि हाथों हाथ बना और बिक जाएगा, तो इसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने पड़ेंगे कि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। द प्रोडक्ट हैज़ टू बी फॉर्मुलेटेड विथ सूटेबल प्रिजर्वेटिव। सच फॉर्मुलेशन, अब इनको क्लिनिकल ट्रायल, जैसे ड्रग्स कोई भी दवाई बनाते हो तो बिना क्लिनिकल ट्रायल के थोड़ी ना आप मार्केट में अवेलेबल कर देते हो बिना साइड इफेक्ट जाने। तो फिर ऐसे फॉर्मुलेशन को क्लिनिकल ट्रायल्स देना पड़ता है एज इन केस ऑफ ड्रग्स। स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग होती है हर एक प्रोडक्ट की। द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करती है। तो कुल मिला के जो की पॉइंट है ना, मैं सामने से हट जाती हूँ,
कि भाई कोई भी प्रोडक्ट बन गया है, उसके मार्केट में अवेलेबल होने से पहले उसे बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू निकलना पड़ता है. द प्रोसेस इंक्लूड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन. इसे आप कलेक्टिवली कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. वेरी इंपॉर्टेंट. डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन आया. अब वो कह रहे हैं जो प्रोडक्ट बना है, ऑब्वियस सी बात है आपको इसमें सूटेबल प्रिजर्वेटिव्स के साथ इसको फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, और ये फॉर्मुलेशन को बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स देने पड़ेंगे इन केस ऑफ ड्रग, और स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग हर एक प्रोडक्ट की होती है, और ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी कर जाता है. देखो, द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग था, इट वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट. ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट जो है आपका, ये जो चीज़ है ये वेरी करती है. ये इसके अंदर आ गया. दैट्स इट बच्चों. तो आज का जो बेसिकली हमारा सेशन था, इसकी अगर हम बात करें, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, कॉम्पिटेंट है होस्ट, पहले मतलब लास्ट क्लास में, है ना. अब देखो, हमने जो ये प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से शुरू किया ना अपन ने, इसमें अपन ने आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए को कैसे निकालते हैं, फिर प्यूरिफाइड डीएनए को चिल्ड एथेनॉल से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. प्यूरिफाइड डीएनए को अल्टीमेटली प्रिसिप्ट आउट करते हैं आप एडिशन ऑफ चिल्ड एथेनॉल. ये क्वेश्चन नीट के एग्जाम में आ रखा है, लाओ मैं हाईलाइट करा देती हूँ उसे. नीट के एग्जाम में आ रखा है, मुझे साल याद नहीं है बेटा, इसलिए मैं साल नहीं लिख रही. क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए. ठीक है, तो ये वाला सेक्शन एक किया अपन ने. फिर वो एग्रोस, ये एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि पीसीआर टेक्निक तो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मैंने आपको ऐसे ही पूरा करवा दिया कि पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, कैरी मुलिस ने इसको इन्वेंट किया इस टेक्निक को. इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया. ये एपेंड्रॉफ ट्यूब के अंदर होता है. पीसीआर से आप एक छोटा सा स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए को कई गुना एम्पलीफाई करके एग्जामिन कर सकते हैं. ठीक है, एपेंड्रॉफ ट्यूब में होता है. इसको टाक पॉलीमरेज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है. प्रोसेस में टाक पॉलीमरेज एंजाइम का यूज़ होता है. एक ये क्वेश्चन कई बार आया है. ये कहाँ से मिलता है ये भी आ चुका है. थर्मस एक्वेटिकस नामक बैक्टीरियम से आइसोलेट किया जाता है. ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी नीट में. टाक पॉलीमरेज एंजाइम जो है स्पेशल टाइप का डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है विच इज़ रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर. ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी नीट के एग्जाम में आ चुका है. इनकी 3 मेन स्टेप, दैट इज द डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन. ऑलरेडी इनका सीक्वेंस से क्वेश्चन आ चुका है, तो सीक्वेंस से आ जाता है क्वेश्चन. कई बार अंदर की डिटेल ना पूछते हुए वो हेडिंग से क्वेश्चन पूछ लेता है. तो आपको क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहला स्टेप है डीनेचुरेशन, देन इट कम्स टू द एनीलिंग, देन इट्स कम्स टू द एक्सटेंशन. ये क्वेश्चन आ जाता है. और इनके डिटेल से भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई डीनेचुरेशन में क्या हो रहा है. हाई टेम्परेचर कितना, 94 डिग्री सेल्सियस पे रखोगे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को. जब आप इतने हाई टेम्परेचर पर रखोगे तो इसका डीनेचुरेशन हो जाएगा, इट बिकम सिंगल स्ट्रैंडेड एंड इट एक्ट एज अ टेम्पलेट. दूसरा स्टेप एनीलिंग, जिसे आप कूलिंग भी कहते हैं. ये 54 डिग्री पर हो रहा है. इसमें क्या करोगे आप, इसमें आप 2 प्राइमर को 3 एंड पर ऐड कर देते हैं. देखो 2 प्राइमर डीएनए अटैच एट 3 एंड ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, एज यू कैन क्लियरली सी इन दिस डायग्राम. दिख रहा है. तीसरा स्टेप जो है इसके अंदर, इट इज़ द एक्सटेंशन. टेम्परेचर भी याद रख लेना बेटा, ये 54 पे 72 डिग्री पर होता है. यू कैन क्लियरली सी टाक पॉलीमरेज एंजाइम. इस स्टेप में टाक पॉलीमरेज एंजाइम टेम्पलेट के ऊपर आप यू कैन सी ये डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कर रहा है ओवर द टेम्पलेट. ये रोल है. एनसीईआरटी ने सब थ्योरेटिकली अच्छे से नहीं एक्सप्लेन किया, डायग्रामेटिकली सब दे रखा है. तो जो भी मैंने यहाँ लिखाया है ना, नथिंग इज बियॉन्ड एनसीईआरटी, इट इज एवरीथिंग इज फ्रॉम एनसीईआरटी. बट डायग्राम फॉर्मेट में देगी दे ही रखा है ना. कहेगा फिर ये एनसीईआरटी का डायग्राम क्या समझ में आया फिर तुम्हें, अगर ये नहीं पता तो डिटेल्स आनी चाहिए. क्वेश्चन आता है. मैंने आपको लास्ट क्लास में वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ाया था, है ना. फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चंस में से है वो. और उसके बाद ये पीसीआर ही है, तो इम्पॉर्टेंस आपको पता है. तो ये पीसीआर तो पूरा का पूरा इम्पॉर्टेंट है. ये वाला मैंने आपको बता दिया. प्यूरिफाइड डीएनए को चिल्ड एथेनॉल से प्रिसिपिटेट किया जाता है. अल्टीमेटली नीट में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, साल मुझे याद नहीं है. बट इट डजेंट मीन कि ये नहीं आता. ये नहीं आएगा तो वो समझ में भी नहीं आएगा कैसे उसको लाइसोजाइम, सेल्यूलोज, काइटिनेज से ट्रीट करा रहे हो आप, है ना.
और प्योर्ड फॉर्म में चाहिए होता है तो आरएनएज, प्रोटीएज और बाकी जो भी स्पेसिफिक प्रोटीन से ट्रीट करा के सबको हटा देते हो, प्यूरिफाइड डीएनए ले लेते हो। प्यूरिफाइड डीएनए को प्रेसिपिटेट करते हैं चिल्ड इथेनॉल से। ये आ रखा है क्वेश्चन नीट में। एम्प्लीफिकेशन पीसीआर के बारे में तो बता ही दिया, हर एक पॉइंट से नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा, तो ये तो आपको होना ही चाहिए। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन वाला, कैसे वो एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट को आप ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म को पता कर पा रहे हो, ये क्वेश्चन आता है। बायोरिएक्टर से क्वेश्चन आ रखा है, स्टिल्ड और स्वैगल्ड, ये आपको आना चाहिए बायोरिएक्टर्स के बारे में, ठीक है। और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग भले ही बहुत छोटू सा है, सिंपल सा है, इसमें सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन ये चीज़ आएंगी, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। और फिर इसके बाद आप इसे क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी देते हैं, वारी करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। तो डाउनस्ट्रीम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, दिस प्रोसेस इंक्लूड सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, इसको आप कलेक्टिवली कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी नीट में आ रखा है। तो ईच एंड एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो या दैट्स इट. It is all about this. It is all about my today's class. We are ending up with this chapter over here. Next class में बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, वो हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। Thank you so much guys for watching this video. Please hit the like button if you really like this video and share the link as much as you can. चैनल पे नए हैं, इसे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दें, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो। Thank you everybody. Bye bye. See you in the next class.